हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस मॉडल पेपर की बात करेंगे वो थर्ड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, इससे पहले हमने मॉडल पेपर सेकंड का वीडियो बनाया था जो काफ़ी बच्चों ने पसंद किया था। और रिक्वेस्ट आ रही है सर, आप कंटिन्यू कीजिए इन वीडियोज़ को। और आप जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हो और जो क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न है आपका वो अच्छा है, तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम खर्च किए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है एमसीक्यू। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ो तो उसके लिए सतर्कता बरतनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और लास्ट तक पढ़ना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला है, आरंभिक उपनिवेश युग में किस उपागम का, यहाँ पर ऐसा गोला कर लेना चाहिए वह पूछ क्या रहा है, किस उपागम का प्रयोग मानव भूगोल के लिए किया गया है। ठीक है, आपको याद होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी की बुक के फर्स्ट चैप्टर में लास्ट में एक सारणी दे रखी है। ठीक है, उसमें से पूछा है ये। ठीक है, इसका आंसर है अन्वेषण और विवरण। इसका आंसर है अन्वेषण और विवरण। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी विचारधारा, कौन सी विचारधारा दो विचारों को यानी कि पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद की मध्य मार्ग। जैसे मध्य मार्ग आ जाए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद किससे जुड़ी हुई है, याद करो, ग्रिफिथ टेलर से। ठीक है, कल्याणपरक, व्यवहारपरक और ठीक है, ये दोनों तो एक है। और ये इसके साथ एक और है, रेडिकल। ठीक है, ये तीनों विचारधारा कौन सी है, 1970 वाली। ऑलरेडी कल बताया था, कल क्वेश्चन आया था इसका 1.5 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था, आपकी किताब में एक ऐसा डायग्राम दे रखा है। ठीक है, सेकंड अवस्था, थर्ड अवस्था, सेकंड, फर्स्ट अवस्था। ये देखो, इस फर्स्ट अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च रहती है। सेकंड अवस्था में जन्म मृत्यु दर तो घट जाती है लेकिन जन्म दर शुरुआत में उच्च रहती है लेकिन समय के साथ घटती जाती है। और तीसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न रहती है। ठीक है, ये डायग्राम पे याद हो। तो यहाँ प्रथम अवस्था पूछ रहा है तो आंसर क्या होने वाला है, ए। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया, ऐसे ऐसे निकालते हैं आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़ है, ये तो सबको याद है। ठीक है, मानव विकास 2020 के अनुसार अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या क्या है, अति उच्च पूछ रहा है। उच्च पहले पूछ लिया था, अति उच्च पूछ रहा है तो कितनी है, 66। ठीक है, शीतोष्ण घास के मैदान नहीं है, नहीं है पूछा है आपसे, पंपास है। ठीक है, और डाउन्स है। ठीक है, और वेल्स है। कौन सा नहीं है, सावना। फिर सावना कौन सा है, ये सावना है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, विनिर्माण उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, विनिर्माण। तो विनिर्माण, निर्माण, अवसंरचना, ये सब पढ़े होंगे आपने द्वितीय, किसमें पढ़े होंगे, द्वितीय से। ठीक है, नेक्स्ट, तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तृतीय क्रियाकलाप का दूसरा नाम क्या है, सेवा सेक्टर। क्या नाम है, सेवा सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। क्या पूछ रहे हैं, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग तो शायद याद करो, ट्रांस साइबेरियन है। ट्रांस साइबेरियन, 9,322 किलोमीटर। ठीक है, विश्व का दोहरे पथ वाला विद्युत युक्त रेल मार्ग है ये। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। नेक्स्ट, बिग इंच क्या है, बिग इंच याद करो, मैक्सिको के तेल खाड़ी क्षेत्रों से तेल पाइपलाइन है। कौन सी है, पेट्रोल पाइपलाइन। कौन सी है, पेट्रोल पाइपलाइन। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश में मानक रेल लाइन, निम्न में से किस देश में मानक रेल लाइन है, ब्रिटेन में। कौन से में, ब्रिटेन में। तीन रेल लाइनें पढ़ाई थी आपको, याद करो। ठीक है, केरल का, क्या पूछ रहा है, केरल का घनत्व, किसका पूछ रहा है, केरल का। उससे पहले भारत का पूछा था, अब यहाँ केरल का पूछ रहा है, केरल का घनत्व क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, द ऑप्शन है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना, संपूर्ण जनगणना, पहली जनगणना तो अगर होगा तो 1971 होगा आंसर। और पहले संपूर्ण पूछा है तो क्या होगा, 1981। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे बड़ा नगरीय संकुल, सबसे बड़ा नगरीय संकुल,
वृत्त मुंबई। ठीक है। नेक्स्ट, स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग किन चार महानगरों को जोड़ता है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक देशों के मध्य व्यापार, दो या दो से अधिक पूल दिया तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। समझ में आ रहा है? ठीक है। सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि आपको अच्छे से पढ़ाया था, तो यहाँ पर सहकारी कृषि पूछ रहा है कि इसको सबसे अधिक सफलता कहाँ मिली है? डेनमार्क में। ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक संबंधित है, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है। आई होप कि 18 में से 18 क्वेश्चन सही होंगे आपकी, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्यवहारवादी भूगोल का उपक्षेत्र। किसका उपक्षेत्र है ये? है सामाजिक भूगोल का। किसका है? सामाजिक भूगोल का। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, खालिस्तान के अनुसार एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। ये किसका कथन है? ये तो आपको याद आ रहा होगा, सेकंड चैप्टर में जॉर्ज बी क्रेशी। किसका है? जॉर्ज बी क्रेशी का। ठीक है। नेक्स्ट, मध्यम मानव विकास वर्ग में कुल कितने देश हैं? ठीक है, वो टेबल याद रखेंगे, अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न वाली। ठीक है, तो इसमें कितने देश है? 37। कितने देश है? 37। नेक्स्ट, वृद्धि का खालिस्तान परिवर्तन से संबंधित है। वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक। वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक। विकास कैसे होता है? विकास कैसे होता है? गुणात्मक। ठीक है। विकास मूल्य सापेक्ष होता है, वृद्धि होती है मूल्य निरपेक्ष होती है। ठीक है। चलवासी पशुचारण प्राचीन, चलवासी पशुचारण प्राचीन क्या क्या है? जीवन निर्वाह व्यवसाय। क्या है? जीवन निर्वाह व्यवसाय। नेक्स्ट, सड़क घन, सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका या यूएसए में। उत्तरी अमेरिका या यूएसए में। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के युग में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, मोहन जस्ट ए सेकेंड, मोहनजोदाड़ो। ठीक है। नेक्स्ट है, विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियां कृषि अन्य अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों में लगी होती है, उसको क्या कहा जाता है? गांव कहा जाता है उसको तो। ठीक है। सन खालिस्तान में भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि 46.14 देखी गई थी या दर्ज की गई थी 1981 में। ठीक है, कब की गई थी? 1981 में। पारंपरिक रूप से भारत एक क्या है? कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट, आती सवाल करते हैं एक एक नंबर की। जनसंख्या घनत्व पूछ रहे हैं हमसे, पहले इसको अभ्यस्त में पूछा था। ठीक है। जनसंख्या घनत्व आप सूत्र याद रखेंगे, सूत्र से परिभाषा बना देंगे। जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। ठीक है, परिभाषा बना देंगे आप अच्छे से। यहाँ पर केवल सूत्र सूत्र पूछा है। ठीक है। मानव विकास के दो उपागमों के नाम बताइए। दो उपागमों के नाम पूछ रहा है, चार उपागम दे रखा है लेकिन आपको दो लिखना है, आय उपागम और कल्याण उपागम। ठीक है। भूमि निम्नीकरण की क्या है? भूमि निम्नीकरण का मतलब है कि भूमि की गुणवत्ता में कमी। ठीक है, भूमि निम्नीकरण कहलाता है, भूमि की गुणवत्ता में कमी। ठीक है। नेक्स्ट, आकार के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया? आकार के आधार पर तो कितने भागों में बांटा गया है? 3 में। कितने भागों में बांटा है? 3 में। पहला है कुटीर उद्योग। पहला कौन सा है? कुटीर उद्योग। दूसरा है छोटे पैमाने वाले उद्योग। ठीक है। और तीसरा है बड़े पैमाने वाले उद्योग। ठीक है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 किस वर्ग, आयु वर्ग के समूह को, व्यक्ति को युवा कहा जाता है? 15 से 29 वर्ष के लोगों को क्या कहा जाता है? युवा। द्रविड़ परिवार को कितने भागों में बांटा है? तो आपको पता होना चाहिए द्रविड़ परिवार को, ये भाषाई परिवार से पूछ रहा है। द्रविड़ परिवार को 3 प्रकार भागों में बांटा है। एक तो दक्षिण द्रविड़, ठीक है, एक मध्यम द्रविड़ और एक है तीसरा वाला उत्तर।
द्रविड़। ठीक है। नेक्स्ट, कोई दो बहुउद्देश्य परियोजनाओं के नाम बताओ। कितनी सारी किताब नोट्स में भी अच्छे से लिख रखा है। ठीक है। इंदिरा गांधी बहुउद्देश्य, इंदिरा गांधी लिख दो, या फिर दामोदर घाटी लिख दो, या हीरा कुंड लिख दो। ठीक है। बांकड़ा नांगल लिख दो। चेन्नई पतन चेन्नई पतन विशाल पोतों के लिए क्यों अनुकूल नहीं है। अब मेरी बात सुनो, ये भारत वाला साउथ वाला मैप है। इस वाले इलाका ये ज़्यादा उभरा हुआ है, उठा हुआ, उतला ऊपर उठा हुआ एरिया है। जबकि पश्चिमी वाला एरिया ना, ये नीचे दबा हुआ है, दबा हुआ एरिया है, ऊपर उठा हुआ भाग नहीं है समुंदर से। ठीक है। इसलिए यहाँ की नावें समुंदर के किनारे तक पूरे यहाँ तक आती है, और यहाँ की जो जहाज होते हैं वो तट तक नहीं आ पाते हैं, पहले ही रुक जाते हैं, क्योंकि उथला हुआ भाग है। ठीक है। अब इसका आंसर करते हैं, ये तो समझने वाला। तट के उथले हुए जल के कारण। ठीक है। इसका इतना सा आंसर, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तट के उथले हुए जल के कारण चेन्नई विशाल पतन अनुकूल नहीं है, पौधों के लिए अनुकूल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। ध्वनि प्रदूषण किस किस स्रोतों से होता है। मशीनों से होता है, उद्योगों से होता है, तोड़फोड़ से होता है, वाहनों से होता है, वायुयान से होता है। ठीक है। कोई भी 3 4 लिख देना। नेक्स्ट, पर्यावरण निश्चयवाद। पर्यावरण निश्चयवाद का दिमाग में आ रहा होगा आपको कुछ। ऑलरेडी नोट्स की 2 लाइन लिखना है। एलएनसी सैंपल। दूसरा लिखना है कि यह आदि मानव समाज और प्रकृति की इच्छा प्रबल शक्तियों के बीच में अनोन्य क्रिया करता है। ठीक है। हो गया। नेक्स्ट, जूमिंग कर्सी। 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं जूमिंग कर्सी। जूमिंग कर्सी का दूसरा पहला नाम करतनदयन कर्सी भी बोलते हैं इसको। ठीक है। आदिम निर्वाह कर्सी भी बोलते हैं इसको, आदिमकालीन निर्वाह कर्सी। ठीक है। क्लियर हो रहा है। ये क्या होता है, किसी क्षेत्र के जंगलों को सफाया करके काट कर और उसमें खेती करते हैं, तब तक खेती करते हैं जब तक उसकी उर्वरक क्षमता खत्म नहीं हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट, व्यापार किसे कहते हैं। वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान करना, वस्तुओं सेवाओं का क्रय विक्रय करना व्यापार कहलाता है। व्यापार के प्रकार। अब आपकी डेस्क में यहाँ पर 2 प्रकार दे रखा है, और वो दे रखा है, पहला थोक व्यापार और दूसरा दे रखा है फुटकर व्यापार। ठीक है। थोक व्यापार, फुटकर व्यापार। थोक व्यापार क्या होता है, ये बिचौलिया सौदागर होते हैं। ठीक है। जो उधार देते हैं किसको, फुटकर को। उधार किसको देते हैं, फुटकर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, फुटकर व्यापार रेडी वाले होते हैं, छोटे, ठीक है, दुकानदार होते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं को वस्तु उपलब्ध करवाते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं को वस्तु उपलब्ध नहीं करवाते हैं। ठीक है। फुटकर व्यापार थोक व्यापार से क्या लेता है, उधार। ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा घुमाने की कोशिश करिए सवाल को। नेक्स्ट, नेक्स्ट है पन्ना नहर का महत्व बताइए। तो पन्ना नहर ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, लेकिन इसका महत्व पूछा है तो हम देख लेते हैं कुछ मेन पॉइंट। पहला, सबसे पहले हम देखेंगे ये महत्व पूछ रहा है, तो ये पनामा नगर में स्थित है, जो कि न्यूयॉर्क व सैन फ्रांसिस्को के बीच में कई हजार किलोमीटर दूरी कम करता है। सैन फ्रांसिस्को के बीच में लगभग 13,000 किलोमीटर दूरी रिड्यूस करता है, कम करता है, इसलिए मैं तो इसका। दूसरा, अमेरिका को अमेरिका की पश्चिम भाग को पूर्वी भाग से जोड़ने में भी सहायक होता है। ठीक है। और शुल्क कम लगता है इसके ऊपर। ठीक है। तीसरा बात कर लेते हैं, तो दोनों तरफ से यातायात सुविधा उपलब्ध कराता है, दोनों तरफ से यातायात सुविधा उपलब्ध कराता है। ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, कृषि पद्धति और आधुनिक पद्धति। इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं होती, कॉमन सेंस लगाओ। पुराने तरीके से की जाने वाली कृषि, आधुनिक की जाने वाली कृषि। परंपरागत कृषि क्या होगी। ठीक है। इसमें खेतों का आकार क्या होता है, खेतों का आकार छोटा होता है, इसमें बड़ा होता है आधुनिक कृषि में। ठीक है। और पारंपरिक कृषि में पहले रासायनिक केमिकल्स का उपयोग नहीं होता था। ठीक है। जैविक खादों का उपयोग होता था, इसमें केमिकल्स का उपयोग होता है आधुनिक कृषि में। ठीक है। पारंपरिक कृषि पुराने औजारों के द्वारा की जाती थी। ठीक है। औजार कैसे थे, पुराने। ठीक है। जबकि इसमें औजार कैसे है, आधुनिक, मॉडर्न। 3 अंतर लिख दो, हो जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट,
नियोजन की नियोजन से क्या अभिप्राय है? यह किस प्रकार से क्रमिक विकास की एक प्रक्रिया है। नियोजन आपको ऑलरेडी नोट्स में अच्छे से पढ़ाया था, मैंने समझाया था आपको कि यह सोच विचार की एक प्रक्रिया है जिसमें कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाती है और उनको उद्देश्य को प्राप्त करने की गतिविधियों को क्रियान्वयन करने की एक प्रक्रिया है। इसे नियोजन कहा जाता है। नियोजन में क्या होता है, आर्थिक और सामाजिक समस्या को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, और इस नियोजन के प्रकार और स्तर के अनुसार इसमें टाइम लगता है, टाइम समय अवधि में भी क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। इसलिए एक कर्मिक विकास की प्रक्रिया इसलिए इसे एक कर्मिक विकास की प्रक्रिया कहा जाता है। हो गया। चलो, भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषता बताइए। 1.5 नंबर का है, कम से कम 4 विशेषता लिखनी है। तो पहली विशेषता याद करो। ठीक है, भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों, समुद्री तथा वायु मार्गों के द्वारा होता है, पहला। दूसरा में याद रखेंगे, भारत का जो विदेशी व्यापार है ना, वो संतुलन में क्या है, प्रतिकूल, यानी कि घाटे में है, नेगेटिव ज़्यादा है। ठीक है। तीसरा याद रखेंगे, टोटल विश्व के व्यापार में भारत का कितना परसेंट योगदान है, 1% योगदान है टोटल विश्व के। ठीक है। और चौथा याद रखेंगे कि भारत आयात तो क्या करता है, पेट्रोल, और निर्यात क्या करता है, विनिर्मित वस्तुएं। 4 बातें याद हो गई होंगी। भारत में गंदी बस्तियों की समस्याएं, अब ये पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है गंदी बस्तियों की समस्या क्या क्या होती है। निम्न सुविधाएं पाई जाती है। ठीक है, स्वच्छ हवा का अभाव होता है, पेयजल का अभाव होता है। ठीक है, सोच सुविधाओं का अभाव होता है। 4 लिखना है आपको तो। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, पार साइबेरियन रेल मार्ग पर टिप्पणी कीजिए। ये ऑलरेडी पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी मोटी मोटी, ये 3 नंबर में पूछा है तो 5-6 बातें देख लो। पहला वि पहला क्या पूछा है, पार साइबेरियन, ये रूस का प्रमुख रेल मार्ग है। किसका है, रूस का प्रमुख। दूसरा क्या लिखेंगे, पश्चिम से पूर्व में, यानी कि पश्चिम में किसको जोड़ता है, सेंट पीटर्सबर्ग को, पूर्व में ब्लाडी बोस्टक। क्लियर हो गया। इसकी टोटल लंबाई है 9,322 किलोमीटर। यह एशिया का विशालतम रेल मार्ग है। मैं लिख रहा हूँ, इन चीज़ों को ध्यान रखें। ठीक है। तीसरा, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, विश्व का सबसे लंबा दोहरे दोहरे पथ वाला विद्युतीकृत रेल मार्ग है। ठीक है। नेक्स्ट है, यह रूस की यह कुछ नदियों से होकर गुजरता है, जैसे ओब, ठीक है, यूनेसी, इन नदियों से होकर गुजरता है। ठीक है। सातवां लिख देंगे कि यह एशियाई प्रदेशों को, यानी एशियाई देशों को यूरोपीय देशों से जोड़ता है। इतना लिख दोगे आपको 3 नंबर मिल जाएंगे आराम से। ठीक है। दूसरा पूछा है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ये भी ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्टकट में। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग की बात करें तो याद करो, यह विश्व के 2 प्रदेशों को जोड़ता है, विश्व के 2 प्रदेशों को जोड़ता है। ठीक है। जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, ये अटलांटिक महासागर है, तो पूर्वी अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से जोड़ने का काम करता है ये। ठीक है, याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, और इससे विश्व का 1/4 व्यापार किया जाता है। व्यस्ततम यानी कि बिजीएस्ट मार्ग है, ये सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला मार्ग है। ठीक है, भूमध्य सागर भी हो जाएगा आपका अच्छे से। ये दोनों नोट्स में दे रखा है आपको, ये कर लेना है आपको। नेक्स्ट करते हैं इसके बाद में, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कितने हैं, 3 हैं। पहला कौन सा है, कोयला, कोयला के बारे में लिखना है आपको। तीसरा कौन सा है, पेट्रोल, यानी कि पेट्रोलियम। ठीक है। तीसरा कौन सा है, नेचुरल गैस। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ। कोयला,
कोयला किन सेलों में पाया जाता है? गोडावना प्लस टर्सियरी, राइट। विश्व भारत में 80% प्रकार का कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस। कौन सा प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस, ठीक है। और गोडावनी क्षेत्र में कोयला कहाँ पाया जाता है? दामोदर घाटी, ठीक है, महानदी, ठीक है, गोदावरी, इन क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल के क्षेत्र की बात करें तो असम, असम के डिगबोई, मोरान, नाहरकटिया, गुजरात, ठीक है। गुजरात में अंकलेश्वर, कालोल, नवागाम, ठीक है। और महाराष्ट्र में कौन सा बच गया? मुंबई हाई, जो 165 किलोमीटर दूर समुद्र में स्थित है, ठीक है। और प्राकृतिक गैस हो जाएगा आपका नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसके नीचे, अभ्रक और अभ्रक और पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र, इन दोनों के उत्पादन क्षेत्रों के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अभ्रक का तो याद करो, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में, राजस्थान के भीलवाड़ा में, और झारखंड के हजारीबाग सिंहभूमि, ठीक है, याद आ गया। झारखंड आ गया होगा याद, ठीक है। तमिलनाडु में भी निकलता है, कोयम्बटूर में, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भी निकलता है, ठीक है। आपको क्षेत्र क्षेत्र लिखने हैं। अब आ जाओ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव कौन कौन से पड़ते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वाले लिखनी है, ठीक है। पॉजिटिव वाले लिखने हैं तो क्या लिखना है इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यह इंदिरा गांधी नहर मरुस्थलीकरण को व बालू को बढ़ने से रोकती है। क्या करती है? रोकती है। दूसरा याद रखेंगे, यह इससे क्या लोग क्या करते हैं, सिंचाई ज़्यादा करेंगे तो इससे मृदा में लवणता की समस्या भी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, ज़्यादा सिंचाई की वजह से फसलों की संघनता में भी वृद्धि होगी, फसलों की संघनता में वृद्धि, ठीक है। और नेक्स्ट है, फसल उत्पादन में वृद्धि होगी, ठीक है। क्लियर हो गया? आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, एक करना है आपको तो कोई भी से, लेकिन मेरा काम है समझाना दोनों। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये आपकी क्लास दे रखा है। पर्वतीय विकास कार्यक्रम 5 ईयर्स प्लान, पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। 1981 में एक समिति ने 6 सुझाव दिए थे, उन 6 सुझावों को लिखना है। सुझाव क्या था कि सभी लोग लाभान्वित हो, केवल कुछ लोगों को इसका फायदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा सुझाव था स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास किया जाए, ठीक है, लोकल संसाधनों का विकास किया जाना चाहिए। जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मुखी बनाना चाहिए, ठीक है। अंत प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण ना हो, ठीक है। पांचवा था, पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार किया जाए ताकि श्रमिकों को लाभ पहुंचाया जाए और पारिस्थितिक संतुलन बनाया जाए। नेक्स्ट, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। उद्योग प्रभावित करने वाले कारक आपको याद करना है। पहला, आप कोई भी उद्योग लगाएंगे तो किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे? पहला, कच्चा माल। दूसरा याद रखेंगे, पूंजी। तीसरा याद रखेंगे, सस्ते श्रमिक। चौथा याद रखेंगे, पास में बाजार हो, ठीक है। पांचवा याद रखेंगे, ठीक है, परिवहन व संचार की सुविधाएं। लेकिन 4 नंबर का है तो आप 4 पॉइंट समझा दो, ठीक है। ऑलरेडी अच्छे से समझाया है इनको बस। नेक्स्ट, चालवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण में अंतर बताइए। अच्छे से करवाया है एकदम, बहुत अच्छे से। फिर भी अगर आप चाहते हो तो अंतर बता देते हैं। चालवासी पशुचारण के ये जीविका निर्वाहन के लिए करते हैं, अपना पालन, परिवार का पालन पोषण के लिए करते थे। जबकि वाणिज्य पशुपालन लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जा रहा था, ठीक है। चालवासी पशुचारण, इसमें इनके पशु ही इनके मुख्य संपत्ति होते थे, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्हीं क्षेत्रों में जाते थे जहाँ पर चारा अच्छे से मिल जाए या जल की उपलब्धता हो, ठीक है। जबकि वाणिज्य पशुधन पालन एक निश्चित क्षेत्र में किया जाता है, बड़े बड़े खेतों में किया जाता है बाड़ लगाकर, ठीक है।
इनमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 5-6 अंतर करना है। ठीक है, नोट्स में दे रखा है अच्छे से। आ जाओ नेक्स्ट। देश में जल संसाधनों की उपलब्धता की विवेचना कीजिए। स्थानिक उत्तरदायी कारक भी बताना है। पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर 3 नंबर के ये लिखना है। 1 नंबर का है, 3 नंबर के ये। इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन में देखें तो टोटल विश्व का जल संसाधन भारत में कुल विश्व के जल प्रसरण का कितना परसेंट हिस्सा है? वो 4% हिस्सा है। ये लाइन जरूर लिखेंगे आप। ठीक है, और स्थलीय यानी कि प्राप्त प्राप्त कुल धरातलीय जल प्राप्त कुल धरातलीय जल धरातलीय जल मात्र कितना परसेंट है? 32% मात्र जल का क्या किया जाता है? यूज। कुल जल का कितना परसेंट यूज किया जाता है? 32%। दूसरी लाइन ये लिख देंगे आप, और तीसरी लाइन लिख देंगे कि देश में कुल उपयोगी जल संसाधन 1122 घन किलोमीटर है। तीसरी लाइनें लिख देंगे, 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसने क्या बोला आगे सवाल को, इसके स्थानिक विवरण के लिए उत्तरदायी कारक कौन से? स्थानिक वितरण के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? पहला है वर्षा। ठीक है, पहला क्या है? वर्षा। दूसरा क्या है? धरातल का स्वरूप। तीसरा क्या है? ठीक है, आर्थिक विकास। तीसरा क्या है? आर्थिक विकास। इन पॉइंटों को बना बना के आप लिखोगे। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट, जल संभर प्रबंधन क्या है? एक तो ये लिखना है। आप सोचते हैं कि सतत पोषण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है? इसके बारे में लिखना है। फिर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, जल संभर प्रबंधन क्या है? धरातलीय और भूम जल संसाधनों का उचित प्रयोग या उचित प्रबंधन जल संभर प्रबंधन कहलाता है। इसके अंतर्गत बहते हुए जल को रोकने वाली अनेक विधियाँ होती है, जैसे तालाब, पुनर्भरण, कुएं आदि के द्वारा भूम जल को इकट्ठा किया जा सकता है। जल संभर प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सभी प्राकृतिक संसाधनों और समाज के मध्य संतुलित स्थापित करना। आपको इसकी परिभाषा और उसका उद्देश्य याद होना चाहिए अच्छे से। क्या था? सभी प्राकृतिक संसाधनों और समाज के मध्य संतुलन स्थापित करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था हमसे, सतत पोषण विकास यह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि सतत पोषण विकास की परिभाषा लिखना है पहला। ठीक है, फिर ये दिखा देना है कि किस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों सतत पोषण विकास में समन्वय है। ठीक है, और साथ में सतत पोषण विकास के साथ में ही आप जो 3 परियोजनाएं थी, कौन कौन सी याद करो। एक तो थी हरियाली। ठीक है, और दूसरी थी नीरू मीरू। कौन सी थी? नीरू मीरू, आंध्र प्रदेश वाली। और तीसरी थी अरवारी। इनको भी लिखोगे आप, तब जाके आंसर पूरा होगा। हो गया? चलो नेक्स्ट है हमारे सामने, और वो है मैप को बिना देखे देखने की कोशिश करो। ठीक है, सबसे पहले फिनलैंड को पढ़ते हैं। फिनलैंड है आपका यूरोप में। ठीक है, दूसरा है जोसांगबर। ये तो आपको याद है, ये कहाँ है? अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तीसरा क्या है? पेरू। पेरू तो याद आ रहा होगा आपको, दक्षिण अमेरिका में। और कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में। ये तीनों चारों नाम अच्छे से देख लेंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने रत्नागिरी, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो पहला बोल लेते हैं रत्नागिरी। अब बाहर जाके भरेंगे, अंदर नहीं भरेंगे। दूसरा है दुर्ग छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तीसरा है बल्लारी आपके कर्नाटक में। ठीक है, तीसरा कौन सा है? बेलाडेला है, जो कि आपकी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर मिल जाएंगे ऐसे लिख के आओगे तो। आई होप कि पूरा मॉडल पेपर समझ में आया होगा। और मेरा काम है क्वेश्चन सोल्व कराने का टेक्निक बताना, और क्या क्या मेन मेन चीज़ों को लिखा जाता है, और आपका रिवीजन करवाना। क्वेश्चन देख के आप रिवीजन कर पा रहे हो तो इसका मतलब है आप सही ट्रैक पे चल रहे हो। तो जब भी ऐसा
कोई भी परेशानी हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना, ताकि जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा मॉडल पेपर। ठीक है, जल्दी हम और विषय को भी लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ठीक है, बाय बाय।